क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम हो जो 24 घंटा फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा दे और इसके लिए आपसे एक भी पैसा न ले? भारत में ऐसा ही क्रांतिकारी बदलाव लाया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने। ये डिजिटल पेमेंट का ऐसा मॉडल है जिसने न केवल हमारे लेन देन को आसान बनाया बल्कि कैशलेस इकोनॉमी की नींव रखी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब यूपीआई किसी भी लेन देन पर चार्ज नहीं करता तो फिर ये खुद को कैसे चलाता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें यूपीआई की यात्रा को 2015 से 2025 तक समझना होगा। 2016 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना, पेमेंट प्रोसेस को आसान और तेज बनाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय सेवाओं को हर वर्ग तक पहुंचाना। शुरुआत में यूपीआई का इंटरफेस सरल था। सिर्फ मोबाइल नंबर और एक यूपीआई पिन से पैसे भेजने और पाने की सुविधा दी गई। शुरुआत में कुछ सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने इसे अपनाया, लेकिन असली बदलाव 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद आया, जिसने डिजिटल पेमेंट्स को एक नई दिशा दी। 2017 से 2020 तक यूपीआई ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। डीमोनेटाइजेशन का प्रभाव, नकद की कमी के कारण लोगों ने डिजिटल पेमेंट की ओर रुख किया। बड़े खिलाड़ी शामिल हुए। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स ने यूपीआई को अपनाया और इसे यूजर्स के बीच पॉपुलर बनाया। सरकारी योजनाएं, सरकार ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और इंसेंटिव दिए। यूपीआई ने छोटे व्यापारियों, किराना दुकानदारों और ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच बनाई। ये सिस्टम न केवल ट्रांजैक्शन को आसान बना रहा था, बल्कि लोगों को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा भी बना रहा था। यूपीआई की कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके आगे के सफर में कई चुनौतियां और सफलताएं शामिल हैं। हम देखेंगे कि ये मॉडल कैसे वित्तीय तौर पर टिकाऊ बना और 2025 तक इसका प्रभाव कैसा रहा। यूपीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव लाया। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने न केवल नकदी पर निर्भरता को कम किया, बल्कि व्यापार और रोजमर्रा के लेन देन को भी अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, यूपीआई ने उन क्षेत्रों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जहां पहले बैंकिंग सेवाएं मुश्किल से पहुंचती थी। व्यापार में वृद्धि, छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज के लिए डिजिटल पेमेंट्स ने आसान लेन देन का रास्ता खोल दिया। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सरकार की योजनाओं जैसे जन धन योजना और यूपीआई ने साथ मिलकर बैंकिंग सेवाओं को हर वर्ग तक पहुंचाया। सरकार ने इसे आधार से जोड़कर और सशक्त बनाया, जिससे सब्सिडी और लाभ सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हो सके। यूपीआई का सबसे बड़ा आकर्षण इसका जीरो एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट मॉडल है। इसका मतलब है कि व्यापारी और ग्राहक से कोई लेन देन शुल्क नहीं लिया जाता। सरकार की नीति 2019 में सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर खत्म कर दिया, जिससे डिजिटल पेमेंट्स को और बढ़ावा मिला। बैंकों और पीएसपीज के लिए चुनौती, बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पीएसपीज को इसके चलते राजस्व में नुकसान उठाना पड़ा। वे हर ट्रांजैक्शन पर खर्च उठाते हैं, लेकिन सीधे कोई कमाई नहीं होती। इस नीति ने यूपीआई को हर वर्ग में लोकप्रिय तो बनाया, लेकिन इसे वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई। अब सवाल यह है कि जब यूपीआई ट्रांजैक्शन से पैसा नहीं कमाता तो ये खुद को कैसे चलाता है? सरकारी समर्थन, एनपीसीआई को सरकार और आरबीआई का सीधा सहयोग मिलता है। सरकारी इंसेंटिव्स इसे चलाने में मदद करते हैं। इन ऐप सेवाएं, पेटीएम और फोन पे जैसे पीएसपीज इन ऐप विज्ञापन, प्रीमियम सेवाएं और बीमा जैसी सुविधाओं से कमाई करते हैं। इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, बैंकों और पेमेंट गेटवे ने यूपीआई से जुड़े सेवाओं के लिए नए तरीके अपनाए हैं, जैसे लोन डिसबर्सल और यूपीआई के माध्यम से निवेश। यूपीआई के लिए शुल्क की चर्चा, हाल ही में सरकार ने यूपीआई पर मामूली शुल्क लगाने की संभावना पर विचार किया, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।
2021 से 2025 के बीच यूपीआई ने अपनी सीमाओं को पार करते हुए कई बड़े बदलाव किए। इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत हुई, जहां यूपीआई को सिंगापुर, भूटान और यूएई जैसे देशों में भी स्वीकार किया जाने लगा। भारत आने वाले प्रवासी और पर्यटक अब यूपीआई के जरिए भुगतान करने लगे, जिससे इसकी पहुंच और प्रभाव और बढ़ा। साथ ही यूपीआई ने कई नई सुविधाएं पेश की, जैसे ऑटो डेबिट सेवाएं, यूपीआई लाइट और क्रेडिट कार्ड को लिंक करने का विकल्प। ये न केवल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बना, बल्कि डिजिटल पेमेंट को और तेज और सुरक्षित बनाया। डिजिटलीकरण की इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आधारित सुरक्षा ने यूपीआई को वैश्विक स्तर पर भी एक अलग पहचान दी। यूपीआई जितना प्रभावी है, उतनी ही इसकी चुनौतियां भी बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती इसका जीरो एमडीआर मॉडल है, जिससे बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को लगातार नुकसान हो रहा है। 2025 तक यूपीआई का उपयोग लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया, लेकिन इनसे कोई सीधा राजस्व नहीं उत्पन्न हुआ। दूसरी बड़ी समस्या साइबर सुरक्षा की रही। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल ने फ्रॉड के मामलों को भी बढ़ावा दिया। हालांकि एनपीसीआई ने लगातार सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया, लेकिन जागरूकता की कमी ने इसे पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों ने यूपीआई के भविष्य पर सवाल उठाए हैं, खासतौर पर इसकी वित्तीय स्थिरता को लेकर। यह प्रणाली पूरी तरह सरकारी सहयोग और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स पर निर्भर है, जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकते। यूपीआई का भविष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी अहमियत पर निर्भर करता है। एनपीसीआई और सरकार अब इसे और मजबूत बनाने के लिए नए मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। रेवेन्यू मॉडल। भविष्य में यूपीआई पर मामूली शुल्क लग सकता है, खासकर बड़े लेन देन पर, जिससे इसे आर्थिक रूप से स्थिर बनाया जा सके। नवाचार का दायरा। यूपीआई को एआई, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे ये न केवल तेज बल्कि और अधिक सुरक्षित भी बनेगा। ग्लोबल विस्तार। यूपीआई का लक्ष्य 2030 तक 20+ देशों में अपनी सेवाएं शुरू करने का है, जिससे ये एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन सके। यूपीआई ने 2015 से 2025 तक डिजिटल भुगतान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन इसके सामने मौजूद चुनौतियां ये तय करेंगी कि ये आने वाले समय में कितनी प्रभावी और स्थिर रह पाती है। 2015 से 2025 तक यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये न केवल भुगतान को सरल, तेज और सुरक्षित बनाता है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। लाखों करोड़ के लेन देन और करोड़ों उपयोगकर्ताओं के साथ यूपीआई ने दिखा दिया कि सही तकनीक और दूरदर्शिता कैसे एक देश की वित्तीय प्रणाली को बदल सकती है। हालांकि यूपीआई के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इसका जीरो एमडीआर मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता और साइबर सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहना होगा। लेकिन सरकार और एनपीसीआई की सक्रियता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता इसे भविष्य में और मजबूत बनाएगी। ग्लोबल विस्तार, एआई और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के साथ इसका एकीकरण और एक संतुलित राजस्व मॉडल यूपीआई को अगले दशक में भी अग्रणी बनाए रखेगा। तो दोस्तों, यूपीआई ने जो क्रांति शुरू की है, वो तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में ये और भी ऊंचाइयों को छू सकता है। आपके हिसाब से क्या यूपीआई भारत को पूरी तरह कैशलेस बना पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है द ऑनेस्ट वॉल्ट की ये वीडियो भी आप दिल से लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार और शब्बा खैर।